class. In this lecture, I'm going to talk about the most important period of English literature, which is called the Renaissance period, and it was from 1500 to 1600. In my previous video, I talked about a series of lecture regarding literary criticism. तो हमारा जो एक सीक्वेंस था जो चौसर से चला आ रहा था वो हमने स्किप कर दिया था. बट इस वीडियो में मैं जो है रिनाइसेंस पीरियड, क्योंकि एक बड़ा बिग पीरियड है और बहुत सारी उसमें जो है ड्रामा के अंदर, लिटरेचर के अंदर, आर्ट के अंदर, पोइट्री के अंदर जो है वो इनोवेशंस हुई थी, लेकिन हम उसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो स्टडी करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं. इट रेफर्स टू द पीरियड in European civilization that was marked by revival of classical learning and wisdom. Renaissance period basically a period in English literature which is also called Elizabethan or Age of Shakespeare. It started from Italy and then it came to England. बेसिकली ये पीरियड जो है इसको रिवाइवल या रीबर्थ कहते हैं. तो रिवाइवल और रीबर्थ किस चीज़ की हो रही होती है? ये बेसिकली ग्रीक और रोमन जो लर्निंग है ये उसकी रिवाइवल और रीबर्थ को कहते हैं रिनाइसेंस पीरियड. रीबर्थ, ये रीबर्थ कब कैसे स्टार्ट हुई थी? बेसिकली विद द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 एडी बाय द इन्वेजन ऑफ तुर्क्स. सो जो ग्रीक स्कॉलर थे जो वहाँ पे रिजाइड कर रहे थे, so they spread all over the Europe and brought with them the invaluable Greek manuscripts. So इनकी जो डिस्कवरी थी क्लासिकल मॉडल्स की, which resulted in the revival of learning in the 14th century and 15th century. So from that onwards जो है ये पीरियड जो है स्टार्ट हुआ. बेसिकली ये जो है इसको हम एक आर्किटेक्चर जो इटली के अंदर उसकी जो रिवाइवल जो है उसको वहाँ से ये स्टार्ट हुई थी. फिर ये जो है आहिस्ता आहिस्ता इधर जो है वो मैंने आपको बताया किस तरह से शिफ्ट हुई. सो द मेन एसेंस विच वी कैन से ऑफ दैट मूवमेंट दैट मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स. पहली बार जो है इंसान ने खुद को भी डिस्कवर मुसख्खिर किया और कायनात को भी. और ये जो है एक रेवोल्यूशनरी पीरियड था, ऐसा पीरियड जिसमें ना सिर्फ राइटिंग के अंदर रेवोल्यूशंस आ रहे थे बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हम रेवोल्यूशन देखते हैं. कैसे? जैसे वास्को डी गामा है, ही सर्कमनेविगेटेड द अर्थ. कोलंबस हु डिस्कवर्ड अमेरिका. Copernicus who discovered the solar system and he prepared the way for Galileo as well. So you know, books were printed, philosophy, science, art, these all things were systemized in that period. So the middle ages were past now and the old world had become new. Like suddenly it became new. Why? Because it was a very ट्रांजिशनल पीरियड जो है हम उसको कह सकते हैं कि वो था. चौसर के बाद जो 15th सेंचुरी थी ना वो बड़ी एक साइलेंट पीरियड था. उसके अंदर लिटरेचर के अंदर भी कोई ज़्यादा जो है इनोवेशंस नहीं आई, मगर इस पीरियड के अंदर बड़ी रेवोल्यूशंस आई हैं. सो जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक थी इस पीरियड की वो थी ह्यूमनिज़म. ह्यूमनिज़म ये जो एक पीरियड है ये बेसिकली मूवमेंट स्टार्ट तो इटली से हुई थी, डांटे, पेट्रियार्क और बोकाशियो से 15th सेंचुरी थे. तो इसका जो मेन कंसर्न था वो इंसान था. पहली बार राइटिंग के अंदर जो मेन कंसर्न था वो इंसान था. इससे पहले जो मेन कंसर्न था वो हायर अथॉरिटीज़ थी, वो चर्च था, वो गॉड था. तो इस मूवमेंट ने जो है मेन अपना स्टडी का जो फोकस किया वो प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दैट पीरियड. और जो इम्पोर्टेंट चेंजेस थे रिलीजन के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, वो भी इस पीरियड के अंदर बिगिन हुए. कैसे? जो हेनरी द 8 था, ही मेड हिमसेल्फ द हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड. तो इसने फर्स्ट टाइम जो है स्टेट और चर्च को जो है वो आपस में मिलाया. और जो कैथोलिक चर्च है जो पहले डायरेक्ट करता था इंग्लैंड के अंदर सारा कुछ, वो फॉर द फर्स्ट टाइम कट ऑफ हुआ और इन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म को अपनाया. और उस टाइम हम जितने और भी राइटर्स देखते हैं जैसे सिडनी है, स्पेंसर है, शेक्सपियर है, ये सारे जो हैं प्रोटेस्टेंट
प्रोटेस्टेंट रिलीजन को ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं। और स्पेंसर ने अपनी फेरी क्वीन जो है वो भी एक प्रोटेस्टेंट बिलीफ के ऊपर हम कह सकते हैं कि पूरी वो बेस की है। तो प्रोटेस्टेंटिज्म जो है वो ज़्यादा था। और इस तरह से अगर हम इसमें ड्रामा के अंदर देखें तो हमें बड़ा रेवोल्यूशन दिखाई देता है, किस तरह से जैसे मार्लो और शेक्सपियर जैसे ग्रेट राइटर्स जो हैं वो इनोवेशन लेके आए। मार्लो हमें ह्यूमन डीप पैशन जो उस टाइम पे एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक थी उस एज की, हमें वो नज़र आती है उसके अंदर। उसके जो डॉक्टर फॉस्टस है और द जी ऑफ माल्टा है, ये क्या है, ये बड़े इंथुजिस्टिक करेक्टर्स हैं जिनके अंदर ग्रीड फॉर नोइंग है, लस्ट है, जानने की तमन्ना है, पावर ओरिएंटेड हैं और चाहते हैं कि दुनिया का जो है वो इल्म हासिल करें। तो बेसिकली मार्लो जो है वो उस टाइम के पीरियड के जो ह्यूमन पैशंस हैं उसको डिपिक्ट कर रहा था, उसके ट्रांजिशन को डिपिक्ट कर रहा था, उसकी वैल्यू को जो है वो हाईलाइट कर रहा था। इसी तरह से शेक्सपियर का हम दूसरे प्लेस देखते हैं जिसमें उसकी ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं, टेम्पेस्ट जो उसका प्ले है वो, तो ये सारे क्या हैं, दे बेसिकली एक तरह से एम्पायर ओरिएंटेड हैं। एक मुल्क से, एक एम्पायर से दूसरे एम्पायर को हासिल करने की चाह, जैसे इंग्लैंड उस टाइम उसने स्टार्ट किया था अपना एडवेंचर, वो एक ताकत बनना चाहता था पूरी दुनिया की। तो वो पैशन एक से दूसरी जो कॉन्टिनेंट्स है उधर जाने का, एडवेंचर करने का, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, ना सिर्फ वहाँ की आर्ट और लिटरेचर को बल्कि एक्सटर्नल वर्ल्ड भी, जिसे हम कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमी, जिसमें गैलीलियो जैसे लोग आए तो ये शो करते हैं कि उस टाइम ह्यूमन पैशन जो था उसमें नोइंग की जो एक इंटरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा था, एम्बिशन बहुत ज़्यादा था। और इस एज की सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये है कि दिस पीरियड ऑल्सो ट्राई टू डिस्कवर द राइटर्स ओन थॉट्स एंड जो इनर वर्ल्ड है उसको कैसे, उसकी अपनी पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम्स को, क्योंकि इससे पहले सारी चीज़ों की जो डिस्कवरी थी वो रिवॉल्व करती थी ह्यूमन इल्स के ऊपर। कोई बात नहीं करता था, वो सब चर्च स्टेट की बात करते थे। लेकिन इस पीरियड में फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमन पर्सनैलिटी के अंदर जो फ्लॉज हैं, जैसे शेक्सपियर का हम हैमलेट देखते हैं तो ये एक प्रॉब्लम प्ले है जिसमें हैमलेट की साइकोलॉजी बयान की जाती है। तो इनवर्ड हमें सोलोलोकी के थ्रू जो है कैरेक्टर्स की जो इनवर्ड थॉट्स हैं, जो उनकी अंदर साइकी के अंदर साइकिक प्रॉब्लम्स हैं वो हमें नज़र आती हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्टडी उनको किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये ह्यूमन ओरिएंटेड था पीरियड। अनदर एस्पेक्ट ऑफ दैट पीरियड वाज दैट मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शन अदर देन सम हायर अथॉरिटी। पीछे जो हम लोग देखते हैं लाइक जो मिडल एजेस थे, सो इन दैट पीरियड जो लोग जो थे वो अपने साथ बुरा होने की वजह समझते थे कि इट इज़ सम काइंड ऑफ हायर पनिशमेंट जो हमें हायर अथॉरिटी की तरफ से मिली है। बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कैशियस सेज टू द ब्रूटस इन जूलियस सीजर दैट द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार बट इन आवर सेल्व्स दैट वी आर अंडरलाइंग्स। सो दैट शोज दैट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उनको लगा कि हम खुद अपने एक्शंस के रिस्पॉन्सिबल हैं। जो हमारे साथ अच्छा होता है, बुरा होता है, वो हम खुद उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, ना कि कोई हायर अथॉरिटी है। और सबसे लास्ट इसको मैं एंड करती हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इस एज की है, वो ये है कि ये एज जो है वो डायरेक्ट करती है राइटियस लिविंग के ऊपर, मोरालिटी के ऊपर। अच्छा रहना किस तरह से है, ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है, वो हमें बहुत सारे राइटर्स के प्लेस के अंदर नज़र आता है। जैसे सिडनी स्पेंसर वहाँ लिख रहे थे सेम वे तो सिडनी के जो आर्केडिया है, cannot be it is in the inherited form of as fiction if in order you want to it. You must expound an obtain it ideal by great or labor. moral excellence. यही And मैंने आपको Spencer बताया कि टैलेंट also जो wrote है Fairy उसके Queen. लिए So ये है, in a view, हमारे यहाँ टैलेंट क्या है, हम परसीव करते हैं टैलेंट in a को view कि which टैलेंट shows जो how है to इट इज समथिंग fashion a इन gentleman विच or a noble समवन इज person बोर्न in a ऑफ, virtuous and gentle ये disposition. दिया होता है या So ता होती है।
लेकिन अकॉर्डिंग टू though we do not look for direct moral teaching in करते हैं Shakespeare, कांस्टेंट स्टडी but से, कांस्टेंट we can स्ट्रगल say से, that कांस्टेंट जो है his वो work वर्क से, has वो that होमर से इलियड same को, moral वो होमर attitude. से लेके If we शेक्सपियर, deep down मिल्टन, study his जितने भी plays. ग्रेट राइटर्स हैं उनको स्टडी करके किस तरह से जो है वो स्ट्रगल करके जो अपना टैलेंट है वो अक्वायर करता है, ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए ये टैलेंट उसको नाम देता है। तो इस इलियड के इस क्रिटिसिज्म के बाद हम कह सकते हैं कि लिटरेचर के अंदर जो मूवमेंट ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म जो है उसने ओरिजिनेट की वो, और ये मूवमेंट बेसिकली एम्फसाइज करती है क्लोज रीडिंग के ऊपर, पर्टिकुलरली द पोइट्री, टू डिस्कवर द वर्क ऑफ आर्ट एज सेल्फ रिफरेंशियल, सेल्फ कंटेन्ड एंड एस्थेटिक ऑब्जेक्ट। कि इसमें सिर्फ हम राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसमें पोइट जो है उसको डेड करा दे सकते हैं, जिसमें पोइट जो है उसका कोई जो है अमल दखल नहीं होता, बल्कि राइटिंग इट सेल्फ, आर्ट इट सेल्फ जो है वो खुद को रिप्रेजेंट करती है। तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक रिएक्शनरी क्रिटिसिज्म था किनके अगेंस्ट, उनके रोमांटिक राइटर के अगेंस्ट जो कि एलियट ने प्रेजेंट किया। थैंक यू।